डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। डॉक्टर सिंघवी, बहुत बहुत खुशी हुई आपको इस इंडिया न्यूज़ मंच में स्वागत करने का। लेट मी स्टार्ट सीधा सवाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट संसद में चर्चा इस पे चल रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सिंघवी साहब, क्या एक जो नागरिक है, क्या उनका फर्ज या जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रूव करें कि मैं नागरिक हूं? क्या एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रूव करें कि आप नागरिक ना हो? ये क्या, कैसे कैसे प्रूव करें हम? आपके प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न में ही निहित है। आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊं 4-5 पहलू इस एसआईआर के जो पहले कभी नहीं हुए। नंबर 1, आपने दस्तावेज कितने दिए? 11। कभी आपने सुना है कि 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज भी आधार नहीं है? आप अगर बाथरूम जाते हैं, फिल्म जाते हैं, घूमने जाते हैं तो आपको आधार दिखाना पड़ता है, और 11 दस्तावेज इसी का, उसमें आपको आधार नहीं दिखाना पड़ेगा। दूसरा पहलू, 3 आदेश मैं खुद पेश हुआ हूँ, उच्चतम न्यायालय से आए, उन 3 आदेशों के बाद आधार को माना गया। तीसरा पहलू, आपको पहली बार, और ये गलतफहमी है कि एसआईआर पहले हुआ है, ये वाला एसआईआर कभी पहले नहीं हुआ भारत में। आपने पहली बार सामूहिक रूप से एक प्रदेश को लिया, एक्स प्रदेश मान लीजिए आप, पहले वो बिहार ले लीजिए, कोई और प्रदेश, सामूहिक रूप से आपने कहा कि जितने 7 करोड़, उसमें से हम इतने करोड़ एक तिथि के पहले अलग कर देते हैं, बाकी जितने 4 करोड़ बचे या 5 करोड़ बचे, वो सब मेरी लिस्ट में अतिथि हैं, गेस्ट लिस्ट है मेरी, किसकी? इसी की। और वो गेस्ट लिस्ट, अतिथि लिस्ट इसलिए है कि जब तक आप प्रमाणित नहीं करें कि आप नागरिक हैं, तब तक आप टेम्पररी, अस्थायी रूप से अतिथि हैं। आप यानी नागरिक, जो आपका प्रश्न है, नागरिक ये स्थापित करे, प्रमाणित करे कि मैं नागरिक हूं, और अगर आपने स्थापित नहीं किया, प्रमाणित नहीं किया, तो आप मेरी अतिथि लिस्ट से हट जाएंगे। ये है सच्चाई। एक और पहलू, आपको ये जो कानून बनाए, देखिए, एक हमारे, मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता, लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास अधिकार क्षेत्र है सब करने का, लेकिन साथ साथ एक और प्रावधान है, उसके 2 प्रावधान बाद 327, कि जहां संसदीय कानून है वो कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, उस कानून के विरुद्ध चुनाव आयोग भी चुनाव के विषय में चीज़ें नहीं बना सकता। तो वो संसदीय कानून में कहाँ है ये फॉर्म जो एन्यूमरेशन फॉर्म बनाया इस बार? संसदीय कानून में फॉर्म 4 है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, आपको डालने के लिए, आपको हटाने के लिए। जो अब फॉर्म इशू किया है ईसी ने, वो कहीं भी केंद्र संसदीय कानून में नहीं है। तो संसदीय कानून जहां ऑक्यूपाई करता है क्षेत्र को, उसको आप हटा नहीं सकते अपने चुनाव आयोग द्वारा बनाए एक फॉर्म की। और एक और लास्ट मुद्दा, जब आपने ये किया तो आपको ये आवश्यक है बताना कि आप किस अधिकार क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि अधिकार क्षेत्र है कानून के अंदर जो प्रावधान है कि एक ऋषभ गुलाटी विरोध करेगा कि सिंघवी नागरिक नहीं है, वो ऋषभ गुलाटी एक कंप्लेंट करेगा, सिंघवी उसका जवाब देगा, फिर हम दोनों किसी ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, ईसी के, वो निर्णय करेगा, उसकी अपील जाएगी। तो ये द्विपक्षीय होता है या त्रिपक्षीय होता है या 5 पक्षीय हो सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से आप सबको बोल दें कि आप नागरिक नहीं, जब तक कि आप प्रमाणित नहीं करें कि आप नागरिक हैं, ये तो कोई प्रक्रिया ही नहीं। तो ये इतने सारे मैंने आपको 5-6 बहुत विशेष, बहुत गंभीर और बहुत व्यापक कुरीतियां बताई हैं। डॉक्टर सिंघवी, लेकिन अभी बिहार का आपने मेंशन किया, अभी बिहार में चुनाव हुए हैं, ये पूरी एक्सरसाइज एसआईआर की बिहार में हो चुकी है, 3.5 लाख वोटर हटे हैं, 21 लाख नए वोटर जो 18 साल की उम्र प्राप्ति कर रहे हैं वो ऐड भी हुए हैं, स्मूथली गया है, सक्सेसफुल गया है। क्या ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं हो गया? एक्चुअली ये प्रश्न जो है ना, ये पूरा एक बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न हो जाता है। पहली बात, जो कुरीति की बात हो रही है, अगर उसी कारण से चुनाव सफल हुआ है तो आप मेरी बात सिद्ध कर रहे हैं। अगर जो मैंने आपको आरोप लगाया आपके सामने अभी चुनाव आयोग के विरुद्ध, वो आंशिक रूप से भी सही है बिहार के चुनाव में, तो बिहार की सफलता क्या है चुनाव की? नंबर 2, आपके आंकड़ों के साथ जोड़िए, 65 लाख डिलीशंस हुए हैं, अगर हमारा आरोप सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऋषभ जी,
आज अविश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये अति आवश्यक है, आपको नहीं, मेरे को नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को, जो एक संवैधानिक संस्था है, कि वो अविश्वास के चीज़ को हटाए। आप जब मांग, छोटी छोटी चीज़ों में देखिए, आप एक प्रतिद्वंदी के हिसाब से आपके सामने पेश आते हैं। कोर्ट कचहरी में दो प्रतिद्वंदी ऐसी बहस नहीं कर सकते जिस प्रकार से चुनाव आयोग गाली गलौज से बहस करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष की पार्टियों के साथ। आप मानते हैं स्कैन कॉपी, अब करोड़ों की लिस्ट है, मैं कैसे सर्च करूंगा कि ऋषभ गुलाटी उसमें है या सिंघवी है या आप हैं कि नहीं है? उसके लिए कहते नहीं, हम आपको वो नहीं दे सकते, सर्चेबल लिस्ट नहीं दे सकते। तो ये सब आप अविश्वास की गति और दिशा बढ़ा रहे हैं। ये आपका उत्तरदायित्व है एक संवैधानिक आयोग के हैसियत से कि आप ये नहीं होने दें। तो उच्च न्यायालय में आर्ग्यूमेंट क्या है सिंघवी साहब, कि कानून लाया जाए या मामला रद्द कर दिया जाए, डिफर कर दिया जाए, कहाँ कहाँ पर नहीं, अटके? हमारा तो बड़ा, मैंने ही इसमें दलील लीड की है और वो यही है जो मैंने आपको 5 बताए पक्ष। हमारा देखिए, उच्चतम न्यायालय क्या होल्ड करता है इसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, सब जुडिस मैटर चल रहा है। लेकिन हमारे जो दलीलें हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं कि ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है। चुनाव आयोग एक सामूहिक मैसिंग ब्लैंकेट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इंडिविजुएटेड एक्सरसाइज कर सकता है, द्विपक्षीय त्रिपक्षीय। और चुनाव आयोग के पास कहीं भी ये नहीं है अधिकार क्षेत्र कि वो एक 4 करोड़ की अतिथि लिस्ट बनाकर उसमें नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए करे। नागरिकता प्रमाणित सिर्फ 3 जगह होती है, केंद्र सरकार में, सिटीजनशिप एक्ट में, और कुछ क्षेत्रों में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंतर्गत। हाँ, अगर इंडिविजुअल केस में मैंने देखा कि ऋषभ गुलाटी बैठा है इलेक्टेड वोटर्स लिस्ट पे और मैंने कंप्लेंट की कि भाई मैं जानता हूं कि नागरिक नहीं है, ये प्रमाण पत्र है, और ऋषभ गुलाटी उसका विरोध करके उसको पक्ष मिलता है, तो फिर वो निर्णय कर सकते हैं इंडिविजुअल केस पे। सामूहिक रूप से तो कहीं है ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। बट सिंघवी जी, ये क्या प्रैक्टिकल है? क्योंकि अगर हम माने कि अगर इलीगल इमिग्रेंट शायद हैं भारत में, हाँ। शायद लाखों की तादाद में है, तो क्या लाखों के कोर्ट केस होंगे, इंडिविजुअल केस? तो लाखों के लिए आप कैसे बोल, लाखों के लिए और भी ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें ना। मैं एक फरमान, मैं सुल्तान थोड़ी हूँ फरमान दूँ कि इस कमरे के सब लोग नागरिक नहीं हैं। नागरिकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। सामूहिक रूप से मैं फरमान दे दूँ कि जब तक आप प्रमाणित नहीं करें, आप सोचिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़ा सरल उदाहरण है। इसमें कानून क्या था जो चुनाव आयोग ने जून में शुरू किया कि 2003 के पहले ठीक है, सब कुछ सही है। ये भी प्रश्न चिन्ह, क्यों सही है भाई, वो लोग सही क्यों हैं, उनको भी करिए, चलिए छोड़ दीजिए। दूसरा जो कैटेगरी है 2003 के बाद, उसमें उन्होंने 3 पक्ष बनाए। मैंने उच्चतम न्यायालय को खुद को कहा कि ये टेस्ट कसौटी तो सुप्रीम कोर्ट जजेस आप और मैं भी नहीं कर सकते सेटिस्फाई। 3 ये हैं कैटेगरी। एक है जिसमें एक तारीख दी गई है, उसमें आपको अपने दोनों माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट और अपना भी देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी है जिसमें माता या पिता का एक सर्टिफिकेट खुद का, और तीसरी कैटेगरी जिसमें आपको सिर्फ अपना देना पड़ेगा। मैंने कहा और मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, कितने लोग अपने माता पिता के सर्टिफिकेट दे सकते हैं? हाथ उठा दीजिए, सच बोलना हो तो। अगर आप इस आधार पर कहते हैं कि क्योंकि इस महिला ने अपने माता पिता का सर्टिफिकेट नहीं दिया इसलिए मैं मानता हूं कि नागरिकता इसने प्रमाणित नहीं की, जबकि ऋषभ गुलाटी ने कोई कंप्लेंट नहीं की इनके विरुद्ध के नागरिक नहीं है, ये किस प्रकार की मजाक है? और आप जो कहते हैं जब करोड़ों लोग नागरिक नहीं हैं, वो कहाँ है ऐसे करोड़ों लोग? तो 13 और ये अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का कैसे है? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुई, सिटीजनशिप एक्ट क्या हुआ, अपना ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या हुआ, अपील क्या हुई, क्वेज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल क्या हुआ? तो सिंघवी जी, तो पहले मामला 3 बारी ये एसआईआर हो चुका है 2004 तक। वोट चोरी और नागरिकता की मामला अब क्यों उस पर चर्चा हो रही है, पहले चर्चा क्यों नहीं होती? आवश्यक है समझना आपको कि कभी मैं दोहरा रहा हूँ स्पष्ट रूप से, एसआईआर जिसको नाम दिया गया है, एक पुरानी अंग्रेजी फिल्म होती टू सर्व विद लव, तो ये एसआईआर दिया गया है अपने राजनीतिक मास्टर्स को, विद लव। तो ये एसआईआर कभी आज तक कभी पहले भारत में नहीं हुआ। एक इसका सिर्फ उदाहरण है छोटा सा, ठाकुर द्वारा में 1980 या साल याद नहीं आ रहा, कोई 21,000 वोट हटे अल्पसंख्यकों के और 16,000 ऐड हुए, उसमें इन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज की थी एसआईआर की। वो किसके? 21,000 और 16,000 के लिए। कभी नहीं हुआ कि एक प्रदेश के 4.5 करोड़ लोगों को मैंने सामूहिक रूप से करार कर दिया कि आप एक अतिथि लिस्ट में हैं, अस्थायी रूप से हैं,
जब तक आप प्रमाणित नहीं करते कि आप नागरिक हैं, मैं कुछ दिनों में आपको हटा दूंगा। सिंघवी जी, बिहार में चुनाव हो गए, बंगाल में आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं, अगले साल 3-4 महीने ही रह गए हैं। जब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता, मॉनिटर्ड प्रोसेस है, अभी प्रोसेस जारी है, तब तक क्या स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए कि जो आपके अफसर लोग हैं जिनको काम सौंपा गया है कि वो काम करें? कि कोऑपरेशन का भी तो इशू है ऑपोजिशन स्टेट्स में। ये भी एक गलत धारणा फैलाई गई है, विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा। चुनाव आयोग का कम है इसमें रोल। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, कानून बड़ा स्पष्ट है। ये शब्द कोऑपरेट, सहयोग, क्या शब्द है? आपको मालूम है कि चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद और उसके अलावा चुनाव के कार्यों में अगर चुनाव आयोग की हिदायत है तो उसका पालन करना अनिवार्य है कानून में। अब हुआ क्या है कि कितना गलत बात है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या कोई आसानी से तो नहीं करते, हम हर दिन तो नहीं करते। उसको असहयोग मानेंगे आप? इतना प्रेशर डालोगे आप कि आप महिला जी इस 3 दिन में 3 करोड़ को करिए, आप 1 महीने में मेरे को काम खत्म करना है पूरे प्रदेश में, आप इतना करिए। इतना प्रेशर डालेंगे। वो आदमी कहता है मेरे की शादी हो रही है, एक आदमी की शादी का उदाहरण पढ़ा आपने, खुद की शादी हो रही थी उसकी, उसको स्थगित कर दूंगा मैं। किसी के माँ बाप की अस्वस्थ हैं, तो इस प्रेशर पे वो कहते हैं कि हमें कुछ लीव चाहिए, कुछ समय चाहिए, उसको आप कहते हैं असहयोग है। आप सोचिए 2027 के चुनावों के लिए ये महीने भर की डेडलाइन दी जा रही है। ये दलील की है। जो 2027 के प्रदेश हैं उनको आप 1 महीने में लोगों को आत्महत्या करवा के, अस्वस्थ करवा के, प्रेशर डाल के क्यों करना चाहते? 3 महीने बात कर लीजिए। नहीं, बंगाल के गवर्नर ने इस पे बोला है कि भाई जांच करनी चाहिए मामले के में, आत्महत्या इस केस में क्यों हुई है। माँ बाप ने बोला है कि ये कारण है। मैं अभी आपको वो उदाहरण दे रहा हूँ जो बंगाल का नहीं है, जो 2026 का भी नहीं है। कई प्रदेश है 2027 के। ओके, तो फिर जो इलीगल माइग्रेशन जो है, इमिग्रेंट्स जो हैं, चाहे दिल्ली में हो या देश भर में अलग अलग जगह में हो, बट स्पेशली बॉर्डर स्टेट, स्पेशली बंगाल में इसकी इशू है, इसका समाधान कैसे, हल कैसे निकाला जाए? हाउ डू वी डू दिस देन? इसका हल आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीनिंग करिए, सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, और उसको आप दूरगामी रूप से करिए। इस साल शुरू करिए और 3 साल तक करिए। 3 साल के जो आगे के चुनाव हैं, SIR द्वारा चुनाव के 2 महीने पहले कैसे कर सकते हैं आप 7 करोड़ लोगों को? इसका एक लॉजिस्टिक सिस्टम होता है ना। अगर 2003 से 2025 तक इतने लोगों ने वोट किया, तो अगर 1-2 साल और उसकी, जैसे सेंसस होता है धीरे धीरे 1.5 साल लगता है सेंसस में, आप उसको वैसे करिए। एक बटन दबा के कितने चुनाव है 2003 से अभी तक? बिहार में कितने असेंबली हो गए, कितने पार्लियामेंट्री हो गए? अगर इतने गलत चुनाव हो गए और सैकड़ों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बाय द वे बिहार में कोई सैकड़ों इलीगल इमिग्रेंट मिले नहीं। हमने बार बार पूछा माननीय अमित शाह जी से कि हमको कुछ सूची दे दीजिए कुछ हज़ारों की, कहीं मिले नहीं। ये आपको हवा बनाने का तरीका है, आपको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने का तरीका है। सिंघवी जी, जब इतिहास में दस्तावेज क्लियर नहीं होते हैं, जैसे आपने बोला पुरानी पीढ़ियों के बर्थ सर्टिफिकेट कंप्लीशन कभी नहीं डायरेक्ट मिलते हैं, तो जो चार्ज लगाया जाता है कि देखिए बॉर्डर स्टेट्स में लाइक बंगाल, बार बार उदाहरण ले रहा हूँ, यहाँ पर लोग इलीगल इमिग्रेंट्स लाए गए हैं, उनको फर्जी दस्तावेज पे सिटीजनशिप दी गई है, वोटर बनाया गया है, डेमोग्राफिक चेंज करके पॉलिटिक्स चेंज करी गई है। दोनों तरफ से चार्ज आते हैं। इसको हल करने के लिए फुल प्रूफ प्रोसेस फिर क्या बनाया जाए? वही जवाब है ऋषभ जी। अगर आप सकारात्मक हैं, बोनाफिडे हैं, विपक्ष के सहयोग के साथ करना चाहते हैं, तो आपको बंगाल जैसे उदाहरण है 2026 का, 2023 में आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है, समय देना जरूरी है। आप अगर कहते हैं आप इन लोगों को इस कमरे में 80% इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको आप 6 महीने दीजिए कि वो निकालें अपने दस्तावेज। कोई अपने फादर का लाएगा, मैं खुद अपने पिता माता का बर्थ सर्टिफिकेट अभी नहीं ला सकता 1 महीने के अंदर। मैं नहीं समझता कोई भी ला सकता है 2 महीने के अंदर। अगर आपको सही है, अगर आप एक हवा नहीं करना चाहते हैं और आप चुनावी फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, तो कभी हो सकता है ये कि बंगाल और बिहार जैसे
करोड़ों, हमारे सबसे पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, सबसे ज़्यादा। उनमें 2-2 महीने में आप करेंगे एक्सरसाइज। आप स्क्रीनिंग करिए, समय देके करिए। वो आदमी लाएगा दस्तावेज, वो चैलेंज करेगा, वो कोर्ट जाएगा। ओके डॉक्टर सिंघवी, हाल ही 2 दिन पहले भाजपा के नए वर्किंग प्रेसिडेंट आए हैं, नितिन नबीन जी। ये कैसा है कि भाजपा में जो नेशनल पार्टी है, सरकार में है, इनकी लीडरशिप में नए नए प्रेसिडेंट उभर के आते हैं फ्रॉम द रैंक्स, लेकिन कांग्रेस में नहीं आते। देखिए, मैं किसी और पार्टी के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन शायद अभी हम सत्ता में नहीं हैं तो हर चीज़ सत्ता वालों की अच्छी लगती है, देखने में भी, बोलने में भी। जो विपक्ष बाहर है सत्ता से, वो अच्छा नहीं लगता। चुनाव तो हमारे यहाँ भी हुए थे ना, अभी काफ़ी ज़बरदस्त चुनाव हुए थे अध्यक्ष के, और बीजेपी पहले हुए थे ना वो। या आपको पसंद नहीं है कि हमारे अध्यक्ष कौन है, या आपको पसंद नहीं कि हमारे अध्यक्ष के कारण हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन हमारे चुनाव नहीं हुए। दूसरा, आप समझते हैं कि ये जिनको आप कहते हैं उभर के नए नए नाम आ रहे हैं, चुनावित हैं? ये नॉमिनेटेड है। हमारे यहाँ तो बड़ा भीषण चुनाव हुआ था। एक व्यक्ति जिन्होंने चुनाव में खड़े हुए थे, जो आज हमारे सत्तारूढ़ अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध तो बहुत सारी कैंपेनिंग हुई थी। ये चुनाव है नॉमिनेटेड, और ये विशेष रूप से वो चुनाव है जिससे सबसे कम खतरा हो नंबर 1 और नंबर 2 को। ये ऐसे व्यक्तियों का चुनाव है लेकिन जिनका अपना अस्तित्व नहीं है, जो बोलेंगे जो करेंगे, और इसलिए पार्टी भी मैं कंट्रोल करूंगा, सरकार तो मैं कंट्रोल कर ही रहा हूं। लेकिन सिंघवी जी, कुछ जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो पीढ़ियां यंग कांग्रेसमैन की थी, काफ़ी छोड़ के चली गई, और सबसे ज़्यादा मुद्दा यही था कि हमें उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न है। आज भी मैं मानता हूं कि जिसको आप यंग कहते हैं, हर स्तर पे हमारे पास बराबरी के यंग लीडर्स हैं। पहले ज़्यादा थे। ये अलग बात है कि विपक्ष के लोगों का इतना सुर्खियों में नहीं आते। अब आपकी गैलरी देखिए, गैलरी में विपक्ष के कितने चेहरे होंगे। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि मैं हूं इस गैलरी में। मैं यंग तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी। लेकिन ये समझना कि यंग लोग नहीं हमारे साथ, ये गलत है। एक दूसरा, जो लोग छोड़ के चले गए, ये उनका खुद की सोच है। वो लुभावन से भी गए हैं। लुभावन देने वाला इस देश में सबसे महत्वपूर्ण और उपलब्ध पार्टी एक ही है। तो ये भी सोचिए, आवागमन के लिए बुलावना भी होता है और जाना भी होता है। जाने का तो गलत है आइडियोलॉजी, लेकिन बुलावना भी तो देखिए ना कितना सशक्त होता है। ओके, ऑलराइट। इंटरेस्टिंग बैटल, सिंघवी जी, इन केरला, Thiruvananthapuram. Your parliamentary colleague Shashi ji been sitting MP. Another parliamentary colleague was sent there. He was a union minister at that point of time, Rajiv ji. This time around, the BJP has done very well in Kerala in the local body elections just 2 days ago. They won the wards. First time there will be a BJP representative in the local body there. The party, the BJP says, there. This is our sign. Mission Kerala is starting off. I commend and congratulate the BJP for being the most accomplished party in the world, not in India, in creating a hysteria about non-existent facts. Reading the newspapers, I thought they had won Kerala. I really thought that. I actually had to read very carefully to find that there's an overwhelming victory by the Congress, LDF, by the UDF. There is a huge loss by the LDF. Your account. This is very similar to the hysteria that everybody except Mamata Banerjee believed that they had won Bengal. Luckily, Mamata Banerjee didn't believe that. Otherwise, everybody, if you were to go by hype, hysteria, media, and shouting from the rooftops, the BJP had won Bengal. Hands down. 2/3 majority. You see, none of you again play back the tapes of the Home Minister, who in every election, where they lose also, says we'll get 2/3. So this is hype and hysteria. So what if you open an account? With all the power of the central government, you open an account in a corporation in Kerala. And the way the newspapers and the media is plastered, it looks like everybody else is lost.
But it is sensitive. The South is sensitive. The reason it's sensitive is because the opposition, including the Congress, argues that this is where we still have a chance. There is a North and South divide in the country. The Southern parties tell you this, and the bastion of the opposition politics lies in the South. So if the BJP is making a dent, credit to them. So of course, there will be a time when the BJP will get, you see, from a zero inflection point, it is easy to open an account. I'm not saying that they don't need a limited set of congratulations for opening the account, but let's put things in balance and perspective. They've opened the account, so what, in a corporation? Let us start with an assembly, then with a parliamentary, and then start making all this hype. And I mean, those who have won hands down don't get half the coverage in your media. No, I don't mean you, I mean generally. Don't get 1/10 the coverage. And genuinely, many people thought for a long time that we had lost badly in Kerala and that BJP was all over Kerala. Okay, let's follow the trend since 2024. 2024 में जो मैंडेट मिली सरकार को सेंटर में, उस समय कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि देखिए हमारे एमपीज बड़े हैं, भाजपा के गटे हैं, एनडीए की अलायंस की ज़रूरत पड़ी है सरकार बनाने के लिए तीसरी बार। लेकिन उसके बाद सर दिल्ली हुआ है, हरियाणा हुआ है, बिहार हुआ है, स्वीप पर स्वीप हुआ है। उसके बाद लगता है कि पूरा ट्रेंड, पूरी वेव अभी भी 12 साल बाद बीजेपी की दिशा में जा रही है। I agree with you that psychological, the high of 2024 has been diluted. I agree with you. We had a high. As a matter of fact, I need not hide from saying that had we managed one or two alliance partners better, 2024 might have been actually a razor thin and possibly a victory the other way for us. From that, the assembly elections have been a dampener. We have to introspect. But remember, at least 2 or 3 of those assembly elections, 2 in particular, are the very central focus of the vote chori allegation. Let us take one example, Rishi. I mean, let's be very frank. Tell me a single person in your fraternity, and you have very eminent people in your fraternity from Haryana, who thought that Congress had lost Haryana. Forget us. We rightly believe that we had won Haryana, but everybody, all of you also thought the same. So, दाल में कुछ काला है, इन 5 इलेक्शन में भी ये भी ध्यान रखना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ा है और मैं समझता हूँ कि वो 2024 की हाई हमको गेन करनी है, जो कि एक सेकेंड और लूँगा, 2026 में होने वाली, अगर आप चुनाव प्रदेश चुनाव से जाते हैं तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि 5 में से 4 चुनाव जो आने वाले हैं 26 में, उसमें बहुत हद तक ये डैम्पनर मिट जाएगा। Okay, all right. Bengal, of course, 5 में से 4 is coming up. 4 out of 5. Yes. I just want to change the subject before we run out of time. सर, आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है? बाहर बस खिड़की खोलें, मुश्किल हो गया है. It's become really tough. The pollution है, इस साल बहुत बुरी गई है. North India में पूरी. क्या करें आप? सांसद भी हैं. You are a senior advocate in the courts. क्या? What can be done? अब देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कहता हूँ जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। तो इसलिए वो एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होना पड़ेगा। लेकिन गंभीर प्रश्न पूछा है आपने, ये अब फैशन ज़्यादा हो गया है, इसकी गंभीरता लोग कम समझ रहे हैं। फैशन हो गया है कि हम चले गए गोवा और यहाँ। बाय द वे, मैंने अभी पढ़ा कि गोवा से लोग वापस जा रहे हैं बॉम्बे, क्योंकि गोवा के कई क्षेत्रों में भी बहुत AQI बढ़ गया है। मेरा इसमें, जब तक आप नंबर 1 4 या 5 कॉन्क्रीट नीतियां नहीं अपनाएंगे जो सर्वदलीय हों, जो सहमति से हों, सिर्फ 5 बिंदु। नंबर 2, उन 5 बिंदुओं को सर्वदलीय, ये इनकी सरकार हो, इनकी सरकार हो, इनकी कोई भी हो, उनको आप 5 वर्ष तक इम्प्लीमेंट करिए, 3 वर्ष तक इम्प्लीमेंट करिए, आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। उसमें नंबर 1, गाड़ियों की खरीद में एक प्रतिबंध होना ही पड़ेगा। ये चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि नवंबर आया, अक्टूबर आया, कोर्ट से बैठ जाते हैं गपशप करने के लिए, इसके ऊपर याचक भी आ जाते हैं। एक कोई प्रेस बटन करके अक्टूबर में आपका प्रदूषण चला जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। आप प्रतिबंध लगाइए 3 साल तक, सर्वदलीय, बेशक आपकी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, दिल्ली में गाड़ी की खरीदों में आप फ़र्क देखना शुरू कर देंगे। नंबर 2, आज कोई परिवार नहीं जिसमें कि कम से कम
80% फैमिली मेंबर्स की अलग अलग गाड़ियाँ ना हो। नंबर 2, आप ये जनरेटर्स पे कोई ना कोई प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक करिए, कुछ करिए, कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन वो लगाना पड़ेगा आपको। नंबर 3, आप और बनाइए जो हैवी ट्रैफिक है, जो दिल्ली के बाहर जा सके। अभी हैं 2 एक्सप्रेसवेज, और करने पड़ेंगे आपको। नंबर 4, बड़े रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मैं आपको सच बोलता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से अपने घर ट्यूब से आने के लिए तैयार हूँ कई बार, लेकिन वो ट्यूब से आने के बाद मेरे को आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर छोड़ देती है, कोई लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होती है। अगर मेरी गाड़ी आएगी बाहर से पीछे पीछे तो फायदा नहीं उसका कुछ। तो ये 4-5 चीज़ें करिए आप, 3 वर्ष में आपको फर्क मालूम पड़ेगा। मिटेगा नहीं, जादुई छड़ी नहीं है, बटन नहीं है, लेकिन ये फैशन की तरह बात करना और सेमिनार्स करना और रिपोर्ट लेना कोई फायदा नहीं। ओके, समाप्त करने से पहले रैपिड फायर विद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। डॉक्टर सिंघवी, इज राहुल गांधी स्टिल अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? He surely is. He's the leader of the opposition. And the moment the opposition comes to power, there's a very, 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 very major expectation and a legitimate expectation in that regard. Why not Priyanka Gandhi as a future prime minister? I think that's a meaningless question. Rahul Gandhi is the leader of the opposition, Priyanka Gandhi is not. Simple as that. PM Modi again in 2029, yes or no? देखिए, सब्ज़बाग और मुंगेरी लाल वाले सपने अच्छे होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब 2024 में हालत हो गई थी तो 2029 में आप इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन रखते। बट गुड लक टू एवरीवन। Mamata Banerjee again in 2026? I would say almost a certainty. Should we increase the number of MPs in India's parliament? I think logic and the whole concept of vote debasement, one vote, one value equal, needs that. But equally, you have to provide a protective shield for states which have managed their populations well. It's a very serious question, not to be आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है ये. You have to think it out seriously and balance these two. 2 reasons why the current Congress cadre should stay in the party and not join someone else. First and foremost, and I think this is the main difference between the politics of the old and the politics of the new. Very many good things now, but one thing is ideological dilution. Ideology has some meaning. Talent, temperament, character and ideology. ये 4 चीजें होती हैं which make up a personality. So I think you can't underestimate that. That's one good reason. Second, Congress has an inclusive approach to governance, which should attract a lot of people and make them stay. But ultimately, it's your own individual decision. You know, somebody who's flying away all the time, he was never yours anyway. आपने धुरंधर देखी ना देखी? मैं बहुत हाई लिस्ट पे है, जाना है देखने के लिए, देख नहीं पाया. अक्षय खन्ना का डांस देखा ना देखा? I have always rated Akshay Khanna quite high, and I was telling my wife the other day that it's surprising that he hasn't been very successful. But I've heard, I've not gone and seen the film. I haven't seen the. I'm looking forward to do it. Honestly, मैंने भी नहीं देखी है, but hopefully after this is over. But I'm a movie buff. I love to see, and especially I love to see action thrillers. So I think this is right up my genre. Okay. Last, we are calling it the hot take, Dr. Singhvi. Your one prediction for 2026 can be on anything. 2026, I already partly made it. I think politically it's going to be a good year for the India Alliance. 4 out of 5. I'm leaving aside Assam for a moment. Clearly, there's going to be in the kitty of the India Alliance. But Assam, I think Mr. Sharma's over-aggressive politics, the law of diminishing returns has started some time ago. So he should be in real fear and trouble there. So I think we have a very dynamic new leader in Gaurav Gogoi. He's going across. The people are very seriously considering a change. And I think Hemanta Sharma ji, with all his, inverted commas, talents, has clearly exceeded several red flags and boundaries. So I think that it could be a 5-0 thing. Okay, we will come back एक साल बाद and have this conversation December 2026, sir. We'll take that appointment with you in advance. As always, अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ इस इंडिया न्यूज़ मंच पे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. Let's have a round of applause, please. डॉक्टर सिंघवी जी, एक दरख्वास्त है और
काफ़ी व्यूअर्स की भी यही चाह है। आपने एक शेर या एक गाने का जिक्र किया, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। आपने एक फिल्म का जिक्र किया, आपने एक डांस का जिक्र किया। आजकल बहुत चर्चाएं हैं आपकी आवाज़ के बारे में भी। सुबह का वक्त है, मॉर्निंग राग या कुछ आप आज की परिस्थिति पे कुछ 2 लाइन। मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंस भी समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मूर्ख बनने के कई और तरीके हैं। इस मंच में बैठ के मूर्खता सुबह सुबह नहीं करना चाहता मैं, लेकिन हाँ कभी अनुकूल सराउंडिंग्स में, वातावरण में बैठ के ज़रूर, एक कैप्टिव ऑडियंस अब होगी जो कोई भाग नहीं सकते लोग, तो ज़रूर मैं बताऊँ। तो अगले फेस्टिवल पे हम आपको बुलाएंगे और फिर आप निराश ना करिएगा। ठीक है, शुक्रिया जी। डॉक्टर सिंघवी, प्रखर वक्ता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद, आज मंच का शुभारंभ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दरख्वास्त करते हैं कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी भी आएं, इस खास मोमेंट को और सुनहरा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सिंघवी जी यहाँ आने के लिए, हमारे आज इंडिया न्यूज़ मंच का शुभारंभ करने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ मंच जो है वो जारी रहेगा। बहुत ही शुभ शुरुआत हो चुकी है। अगले 48 घंटे ये मंच सजेगा देश की राजधानी में। जैसे हम आपको पहले बता रहे थे, तमाम राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गज यहां उपस्थित रहने वाले हैं। 12 केंद्रीय मंत्री, 40 सांसद एवं एक विधानसभा अध्यक्ष, एक राज्यपाल और भी तमाम ग्लैमर, खेल और अलग अलग क्षेत्र के हस्तियां, दिग्गज यहां आपको इंडिया न्यूज़ मंच पे देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, हम आगे बढ़े, अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ऑडियंस बैठी हुई है और आप लोगों की अगर तालियां नहीं बजेगी, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं देखिए ये कॉन्क्लेव ही फीका नजर आएगा। तो अगर सेशन आगे बढ़ता है, गेस्ट आते हैं, तो जोरदार तालियों के सामने आ रही है उसका रुख करेंगे, जहां मथुरा में यमुना